अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टूडेंट की साधारण सी नाम बदलने की रिक्वेस्ट ने पूरे देश की हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जांच शुरू करवा दी है, क्या आप यकीन करेंगे? हाँ जी, सिर्फ एक केस और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी प्रणाली को, एजुकेशन प्रणाली को खंगालने की जांच के आदेश दे दिए हैं। आज हम समझेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असर भारत की हर यूनिवर्सिटी पर कैसे पड़ने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ कानून की जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी संस्था, व्यक्ति या फिर यूनिवर्सिटी के प्रति कोई आरोप या फिर अपमान का उद्देश्य नहीं है। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड और आदेशों में कहा गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहद दिलचस्प केस की, जिसका नाम है आयशा जैन वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड अदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम ध्यान रखिएगा, आयशा जैन वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड अदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसा केस एक छोटे से नेम चेंज इशू से शुरू हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया है एक राष्ट्रव्यापी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन केस में। चलिए मामले को शुरू करते हैं और कहानी की शुरुआत को समझते हैं। नाम बदलने से तूफान उठ गया था। साल 2021 में एक युवा छात्रा ने अपना नाम कानूनी रूप से खुशी जैन से आयशा जैन में बदल लिया। यह बदलाव गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। 2023 में उसने एमिटी में सर्टिफिकेट कोर्स अपने नए नाम से शुरू किया। 2024 में एमिटी बिजनेस स्कूल में एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में एडमिशन लिया और उसने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, लेकिन पेटिशन के अनुसार यूनिवर्सिटी ने नाम बदलने से इनकार कर दिया। उसे टॉन्ट किया गया कि उसने मुस्लिम नाम क्यों रखा। उसे क्लास अटेंड करने से रोका गया, अटेंडेंस पूरी ना होने दी और आखिर में उसका पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर बर्बाद हो गया। उसने यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली प्रतिक्रिया, और वो प्रतिक्रिया थी कड़ा असंतोष। कोर्ट ने कहा कि छात्रा का एकेडमिक ईयर बर्बाद हुआ, फीस भी बाद में लौटाई गई और फिर कंपेंसेशन के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपए दिया गया। बेंच ने इस पर कड़ा असंतोष जताया। कोर्ट की भावनाओं के साथ मौकरी की गई और यहीं से मामला बदल गया। कोर्ट ने इस मामले के अंदर महसूस किया कि यह सिर्फ एक लड़की का मुद्दा नहीं है, यह निजी विश्वविद्यालय में प्रशासन, जवाबदेही और अधिकारों की बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं कि केस बन गया कैसे एक राष्ट्रीय मुद्दा। इंडिविजुअल केस से पब्लिक इंटरेस्ट तक की कहानी को समझते हैं। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहत एक बड़े पब्लिक इंटरेस्ट मुद्दे में बदल दिया। इस केस को बेंच में थे जस्टिस एहसानुद्दीन अनामुल्ला और जस्टिस एनवी अंजारिया, और आदेश दिया कि यूनियन गवर्नमेंट, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी सबको यह बताना होगा कि भारत में हर प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी को वो कैसे बनी, किन कानूनों के तहत बनी और वो कैसे चल रही हैं। मांगी गई जानकारी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है, वो इस प्रकार है, मैं बता रहा हूं। पहला, कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बनने का कानूनी अधिकार क्या है, कौन से एक्ट से बनी, मतलब कौन से कानून से बनी, कौन से नोटिफिकेशन के तहत बनी। दूसरा, किन परिस्थितियों में बनी, ये भी बताना होगा। और दूसरा, जो जानकारी मांगी गई है कि सरकार से क्या सुविधाएं दी गई हैं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, लैंड अलॉटमेंट में क्या सुविधा मिली है, फाइनेंशियल कंसेशन भी क्या कोई दी गई है या फिर कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। और तीसरी जानकारी जो मांगी गई है वो यूनिवर्सिटी को वास्तव में कौन चलाता है, ये जानकारी भी मांगी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन है, मैनेजिंग कमेटी में कौन है, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन है और इंडिविजुअल जो कंट्रोल में है वो कौन है। और
अगली जानकारी यूजीसी की वास्तविक निगरानी के बारे में मांगी गई। क्या कानून कहता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है यूनिवर्सिटीज का, और कंप्लायंस कैसे एनफोर्स होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सारी जानकारी मांगी है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी मांगी है कि क्या विश्वविद्यालय वास्तव में नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलते हैं, क्या फंड्स का डाइवर्जन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और फाउंडर्स या फिर फैमिलीज को सैलरीज या फिर कोई और बेनिफिट मिलता है। और अगली जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटीज से मांगी है, यूजीसी, स्टेट, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से, वो ये मांगी है कि स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है, और उसके साथ साथ फैकल्टी को मिनिमम सैलरीज मिलती हैं या नहीं है, ये जानकारी मांगी है। और सबसे बड़ा निर्देश ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और साथ में सभी चीफ सेक्रेटरी राज्यों के और यूजीसी के चेयरमैन सबको खुद एफिडेविट फाइल करना होगा, और इसमें कोई भी डेलीगेशन नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और कड़ा रेगुलेशन चाहिए, या अभी भी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल पर्याप्त है, सफिशिएंट है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त निर्देश इस मामले के अंदर आया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें सब बताइए, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि अगर किसी ने जानकारी दबाई, गलत जानकारी दी या फिर मिस रिप्रेजेंट किया तो कोर्ट सख्त कदम उठाएगा। यह साफ दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को गहराई से देखना चाहता है, और कोर्ट अब यह जानना चाहता है कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शिक्षण संस्थान हैं या फिर व्यवसाय का मॉडल है, स्टूडेंट और फैकल्टी की सुरक्षा कहां है, और यूजीसी का वास्तविक प्रभाव क्या है, क्या फीस है, भर्ती है, और क्या प्रशासन में पारदर्शिता अपनाई जाती है, क्या ग्रीवेंस सिस्टम वास्तव में काम करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे भारत की प्राइवेट हायर एजुकेशन की संरचना पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब इस आदेश के महत्व को समझते हैं, पूरा कानूनी विश्लेषण एक बार समझते हैं। भारत में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कई लेयर्स पर ऑपरेट करती हैं। स्टेट लेजिस्लेशन के तहत, यूजीसी रेगुलेशंस के तहत, एडमिशन नॉर्म्स, फैकल्टी रूल्स, लैंड पॉलिसीज, फी नॉर्म्स। लेकिन वास्तविकता क्या है? रेगुलेशन कमजोर है, मॉनिटरिंग कई बार ढीली लगती है, अकाउंटेबिलिटी अस्पष्ट है, और स्टूडेंट और ग्रीवेंसेस कई बार अनसुने हो जाते हैं, फैकल्टी कॉन्ट्रैक्चुअल है, मैनेजमेंट ओपेक है। इन्हीं वजह से सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह सब एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। आयशा जैन का मामला उस समस्या को सबके सामने ला रहा है। अब इस मामले के अंदर हो क्या सकता है उसको समझते हैं। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 जनवरी 2026 को होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि यूनियन और स्टेट्स की एफिडेविट्स में क्या आया है, लैंड अलॉटमेंट रिकॉर्ड क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, और यूजीसी की ओवरसाइट कैसे काम करती है, और यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज क्या है। ये भारत में हायर एजुकेशन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है उसको हम वाइंड अप कर रहे हैं, और जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन यही है कि एक सिंपल नेम चेंज रिक्वेस्ट ने नेशनल स्क्रूटनी को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव की गंभीरता को समझा है और उसे टैकल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। कंपेंसेशन को मौकरी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 1 लाख रुपए की सिर्फ कंपेंसेशन दी गई और पूरा 1 साल एकेडमिक ईयर उस बच्ची का बर्बाद हो गया। केस को पब्लिक इंटरेस्ट में बदल दिया गया। पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्ट्रक्चर, फंडिंग और कंट्रोल पॉलिसीज सबकी समीक्षा की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। यह मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों, परिवारों और शिक्षकों की आवाज भी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आप ऐसी सटीक, सरल और गहरा लीगल एनालिसिस भविष्य में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारी मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कोर्सेज में हमारे एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, दून लॉ मेंटर। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।